अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में हम बायोकेमिस्ट्री के सारे सिलेबस में प्रोटीन्स, लिपिड्स, एंजाइम्स, विटामिन्स, पोरफायरिया वगैरह और मिनरल्स के क्लिनिकल्स देखेंगे कि बेसिकली पेपर में क्लिनिकल्स कैसे आते हैं। और ये कई किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के पास्ट पेपर क्वेश्चंस हैं जो मैंने चूज़ किए हैं। चलें, अब हम पहले प्रोटीन्स का पोर्शन करते हैं। तो अ 63 ईयर ओल्ड, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा। अ 63 ईयर ओल्ड लेडी 63 year old lady present to clinic for a routine examination. Her diet consists of fruits and vegetables and she takes a daily multivitamin supplement. She expresses concerns about wrinkles around her eyes that makes her look old. Which protein deficiency हो सकती है? अच्छा देखें, अब वो एक तो 63 year old है, सेकंड वो फ्रूट्स वेजिटेबल्स भी लेती है, मल्टीविटामिन्स भी लेती है, और रिंकल्स उसकी आइज़ के इर्द गिर्द आ गए हैं और उसको इसकी कंप्लेन है, तो वो डॉक्टर के पास गई है और वो पूछ रही है कि कौन से प्रोटीन जो है वो डेफिशिएंट हो सकती है। तो ऑब्वियसली ये कोलेजन है, क्योंकि आफ्टर आप एज देख सकते हैं उसकी 63 ईयर्स, वो पहले ही ओल्ड है। तो जो ब्यूटी कंसर्न है, तो 20 ईयर्स के बाद जो है हमारी बॉडी में कोलेजन की जो डेफिशिएंसी होने लग जाती है। कोलेजन प्रोटीन इतनी अच्छी स्किन सिंथेसाइज नहीं करती, जिसकी वजह से रिंकल्स अपीयर होना शुरू हो जाते हैं। और स्टेप्स फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन जो है ये आप इसमें देख लेंगे कोलेजन में। ये चैप्टर 4 फाइब्रस प्रोटीन की इस चैनल पे वीडियो में अपलोड कर चुकी हूँ लिपन कोड से, तो उसमें आपको कोलेजन का सारा पाथवे भी मिल जाएगा और ये क्लिनिकल भी वहाँ पे एक्सप्लेन भी किया था। नेक्स्ट, अ 38 year old मेल विद अ हिस्ट्री ऑफ स्मोकिंग सिगरेट अ पैक अ डे, एक दिन में वो एक पैक सिगरेट का लेता है। डेवलपिंग डिस्निया, ठीक है, सांस नहीं आ रहा सही तरह से, जाहिर है ऐसे काम करेंगे तो ऐसा तो होगा। स्टडी शोज अ डिक्रीज अल्फा 1 ग्लोबुलिन विच लेड टू क्वांटिटेटिव measurement of alpha 1 antitrypsin, the serum alpha 1 antitrypsin was severely deficient. How smoking, ठीक है। अब हुआ क्या है आपको पता है, जब हम स्मोकिंग करते हैं तो हमारी बॉडी में, ठीक है, ये इसने सीरम अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन जो है वो कम कर दिया। तो अब इससे क्या होगा, मैंने आपको ये सारा एक्सप्लेन किया था लिपिन कोड चैप्टर 4 फाइब्रस प्रोटीन में, क्लिनिकल भी था उसमें, और ये ही क्लिनिकल था। मैं अब दोबारा बता देती हूँ ताकि आप लोगों का भी टाइम सेव रहे। ये देखें, न्यूट्रोफिल इलास्टेज जो है ना, ये क्या होता है, ये नॉर्मली जो रिलीज हो रहा था ये आपके लंग के एल्वेलाई को डैमेज कर रहा था। ये आपकी बॉडी में पड़ा हुआ है, ठीक है। और इसके अलावा इसको कॉम्बैट करने के लिए, क्योंकि अगर ये रिलीज होगा तो आपके एल्वेलाई डैमेज हो जाएंगे, तो आपकी बॉडी रिलीज करी थी अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, एंटीट्रिप्सिन उसके खिलाफ। तो ये न्यूट्रोफिल इलास्टेज को जो है वो इनहिबिट कर देता था, ये इसके साथ बाइंड करता था बिकॉज ऑफ अमाइनो एसिड मिथ्योनिन, ठीक। तो अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन जब होगा तो न्यूट्रोफिल इलास्टेज आपके लंग को डैमेज नहीं करेगा। स्मोकिंग करने से क्या होता है, आप अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन की जो है आपकी बॉडी में डेफिशिएंसी हो जाती है, जिसकी वजह से अब आपका जो लंग है वो एम्फीसीमा की तरफ मूव करता है और सांस लेने में मुश्किल होती है। अब क्वेश्चन ये है, उन्होंने पूछा है कि उन्होंने ये नहीं पूछा कि एम्फीसीमा या क्या है, उन्होंने क्वेश्चन पूछा है स्मोकिंग प्लेज रोल, किस तरह से वो इनएक्टिव करिए अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन को। तो स्मोकिंग जो है वो मिथ्योनिन अमाइनो एसिड की ऑक्सीडेशन कर देती है। स्मोकिंग जब आप करेंगे तो फिर वो अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन न्यूट्रोफिल के साथ बाइंड नहीं करता। इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन के लिए आप वीडियो देख सकते हैं लिपिन कोड चैप्टर 4 फाइब्रस प्रोटीन क्लिनिकल पार्ट 2 के नाम से। और इसके अगर बुक से करना है तो लिपिन कोड में जो लास्ट पेज है ना, चैप्टर है ना इसका, चैप्टर 4, लिपिन कोड चैप्टर 4 लास्ट पेज जो है ना, वहाँ पे आपको लास्ट लाइंस हैं, वो मैंने तभी बताया था, तो वही आप देख लेंगे तो वो भी लिख देंगे, इनफ हो जाएंगे, वहाँ पे बहुत अच्छे से बताया हुआ है। चले नेक्स्ट किस तरह से आ सकता है, ये तो एक हो गया कोलेजन का और एक हो गया जी आपका इलास्टिन से। अब इसको देखें, अ 67-year-old मैन प्रेजेंटेड टू हॉस्पिटल विद 1 week हिस्ट्री ऑफ एंजाइना, ठीक है, दिल में दर्द हो रहा है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस ठीक से नहीं आ रहा। ही कंप्लेन दैट हिज फेस एंड एक्सट्रीमिटीज हैज अ ब्लू कलर। तो जाहिर है ब्लू कलर क्यों है, क्योंकि उसकी बॉडी में ऑक्सीजन की अच्छे से नहीं है, क्वांटिटी नहीं जा रही, ठीक है, और वो ब्लू कलर शो कर रहा है जैसे हाइपोक्सिया लाइक। हिज मेडिकल हिस्ट्री इंक्लूडेड क्रॉनिक स्टेबल एंजाइना, ठीक है, यहाँ पे treated with isosorbide diनिट्रेट नाइट्रोग्लिसराइन, ब्लड ऑब्टेन फ्रॉम एनालिसिस वाज चॉकलेट कलर, ठीक है। ये बहुत जो की पॉइंट है ना, जब ब्लड आपको चॉकलेट कलर लिख जाए ना तो आपने फ़ौरन चला जाना जी मेट हीमोग्लोबिन जो है ना, ये आंसर हो सकता है। अब हम इसको करते हैं, चॉकलेट कलर ब्लड इसमें हो जाता है। अब हम इसमें से आगे मूव करते हैं, तो जी इसको हुआ था एंजाइना। एंजाइना में आपने उसको ट्रीट किया जिस ड्रग के नाम से नाइट्रोग्लिसराइन, ये ऑक्सीडेटिव ड्रग्स हैं। तो क्या होगा, हमें पता हुआ है कि हीमोग्लोबिन जो है वो हमारी बॉडी में नॉर्मली इसमें फेलस होता है Fe2+ में, तो मेट हीमोग्लोबिन में फेलस होता है Fe3+ में। आप जब कोई ऐसी ड्रग दें एंडोजिनस जो ऑक्सीडाइज कर दे आपके हीमोग्लोबिन के फेलस को, जो 2+ में था उसका एक
जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो और लूज हो जाए और Fe3+ में कन्वर्ट हो जाए, तो ये जो है ना इसे बोलते हैं मेथियोग्लोबिन। इसकी वजह से आपका जो ब्लड का कलर है वो चॉकलेट कलर हो जाता है। और ये सारी जो आपके पास है, ये सारे हिस्ट्री के सिम्टम्स जो हैं वो अपेयर होंगे। और चॉकलेट कलर ब्लड जो है मतलब ये बहुत बड़ा साइन है। हो सकता है इस तरह से ना भी आए, लेकिन जब आपके पास ये वाला की पॉइंट आ जाएगा ना, तो आपने मेट HB की तरफ मूव कर जाना है। चले, इसके लिए भी चैप्टर 3 ग्लोबुलर प्रोटीन्स में से ये है, लिपनकोड का चैप्टर 3 है ग्लोबुलर प्रोटीन्स। वहाँ पे मेथियोग्लोबिनीमिया लिखा हुआ है, वहाँ पे से देख सकते हो। और ये पूरा जो साइकिल है। और इसके अलावा इस चैनल पे भी चैप्टर 3 ग्लोबुलर प्रोटीन्स जो है वो सिर्फ मेथियोग्लोबिन थैलेसीमिया के लिए वीडियो है, वो भी आप देख सकते हो। चलें, वह मूव करते हैं पोरफायरिया की तरफ। तो पोरफायरिया को अगर आपने निमोनिक के साथ देखना है, तो उसके लिए भी हीम सिंथेसिस पोरफायरिया निमोनिक, ठीक है, वहाँ से भी आपको मिल जाएगी। उसमें भी क्लिनिकल एक्सप्लेन किया था। और ये वाला क्लिनिकल तो इंतहा का आसान है, ये भी देख लें। A 10-year-old boy referred to a specialist because of skin that blisters easily, urine that darkens on standing and stains teeth. ठीक है, लैब स्टडीज आर रिमार्केबल फॉर इंक्रीज यूरोप्रोफिनेजन कॉपरोप्रोफिनेजन 1। ठीक है, अब वो मैंने आपको पहले तब बताया था कि कोई भी एक चीज़ जो है ना, कोई एक एंजाइम डेफिशिएंट हो जाएगा, उसे पीछे वाली चीज़ें एक्यूमुलेट कर जाएगी और आगे वाली जो चीज़ होगी वो बनेगी नहीं, जो मतलब जिस स्टेप पे है। अब देखो ये हीम सिंथेसिस का पाथवे हाइड्रोक्सी मिथाइल विलेन से बन रहा था यूरोपोर्फिनोजन 3, ये नॉर्मल था। इसी तरह से जो पूरा पाथवे आ रहा था नॉर्मल एंड पे हीम बन जाता था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, जब हाइड्रोक्सी मिथाइल विलेन हीम सिंथेसिस के पाथवे में ये बन रहा था यूरोपोर्फिनोजन 3, इसमें एंजाइम क्या था, यूरोपोर्फिनोजन 3 सिंथेस। ये एंजाइम अगर मतलब कि आपके पास डेफिशिएंट हो जाता है ना, तो तब आपके पास ये जो पीछे वाले स्टेप है ये इंक्रीज कर जाते हैं। तो अब ये क्या कह रहे हैं, लैब स्टडीज रिमार्केबल शो क्या करें, यूरोपोर्फिनोजन 1 और कॉपरोपोर्फिनोजन 1 है प्लाज्मा में, यूरोपोर्फिनोजन 1 आपका यूरिन में इंक्रीज है। तो ये कौन सा पोरफायरिया हो सकता है, ये रेथ्रो कंजेनिटल रेथ्रोपोइटिक पोरफायरिया है, ठीक है। इसकी निमोनिक भी आपको बताई थी, ठीक है, वो एग फ्रूट वाली, तो वो भी देख लीजिएगा उस लिहाज से भी, ताकि आपको फिर ये भूलेगा नहीं, ठीक है। अब ये देखो यूरोपोर्फिनोजन 3 नहीं बना, हाइड्रोक्सी मिथाइल विलेन से यूरोपोर्फिनोजन 1 बना और कॉपरोपोर्फिनोजन 1 बन गया। ये दोनों यूरिन में आ गए, ये एंजाइम डेफिशिएंट है। यूरोपोर्फिनोजन 3 आपको उस बंदे में दिखेगा ही नहीं, पीछे वाले सारे स्टेप एक्यूमुलेट करेंगे, एनीमिया के सिम्टम्स भी आएंगे उस बंदे में, क्योंकि आपका हीमोग्लोबिन ही नहीं बनेगा, तो फिर वो सारा कुछ, ठीक है, दोबारा से आ जाएगा कि आयरन होगा बॉडी में लेकिन HB नहीं बन रहा होगा, क्योंकि कोई ये एंजाइम डेफिशिएंट है। पोरफायरिया, ओके। एंजाइम, एंजाइम्स में ना ये बहुत इजी टॉपिक है। चैप्टर 5 लिपन कोड का आप वहाँ से भी कवर कर सकते हो, इसका क्लिनिकल हम देख लेते हैं। A 54-year-old man attends accidents and emergency department at New Hospital with severe chest pain. His ECG finding laboratory investigation suggests he is a patient of acute myocardial infarction. The doctor on duty administers an injection of an enzyme, a drug that helps in fibrinolysis. ठीक है जी, give two example of enzyme that helps in fibrinolysis. तो ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि जी डॉक्टर ने हार्ट अटैक हुआ था पेशेंट को, तो ब्लड कोगुलेट ना कर जाए, डॉक्टर ने उससे फिब्रिनोलाइसिस के लिए ना एक इंजेक्शन दिया है। तो आप बताएं कि कौन से दो एंजाइम है जो फिब्रिनोलाइसिस में रोल प्ले करते हैं। तो ये जितनी भी स्टेटमेंट है ये आपके काम की नहीं थी, ठीक है। क्वेश्चन सिर्फ यही है कि आपने दो एंजाइम के नाम लिखने हैं जो फिब्रिनोलाइसिस में हेल्प करते हैं। तो जी कौन से हैं, फिब्रिनोलाइसिस के लिए आप स्ट्रेप्टोकाइनेज, यूरोकाइनेज, ठीक है, टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर यूज़ करते हैं। ये आपका ना क्लॉट नहीं बनने देगा। अगर आपने एंटी कोगुलेंट के तौर पे जानना हो कि आप क्लॉट को प्रिवेंट करना चाहते हैं, ये अगर क्लॉट बन जाएगा तो उसको तोड़ देंगे ये एंजाइम, ठीक है। आपके ब्लड था, ब्लड फ्लो कर रहा था, उधर अच्छे से ब्लड फ्लो नहीं कर रहा है, एक जगह जमा हुआ है, तो वहाँ पे क्लॉट बन गया है। तो अब आप ये वाले एंजाइम डालेंगे, ये इस क्लॉट को तोड़ देंगे, ठीक है। तो अगर आप एंटी कोगुलेंट में यूज़ करते हैं तो ये प्रिवेंटिव होते हैं, ये बनने नहीं देते, हेपरिन, एंटीथ्रोबिन 3 और वारफरिन। तो इन चीज़ों का इंजेक्शन जो है ना वो डॉक्टर देते हैं, ताकि उनके जो ब्लड वेसल्स हैं वहाँ पे ब्लड कोएगुलेट ना कर जाए, बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। इसके लिए अगर आपने बुक से रेफ़र करना है तो टेबल 6.8 जो है सत्या का, वो आप देख सकते हैं, वहाँ पे एंजाइम्स और उनकी क्या क्या एप्लीकेशंस हैं वो लिखी हुई हैं। चलें, इसके अलावा एंजाइम्स में से क्वेश्चन आता है, एंजाइम मार्कर्स बताएं मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में। तो आप देखें जैसे इस आपके पास जो CK है, LDH है, कार्डियक ट्रोपोनिन है, CKMB, ठीक है। ये वो एंजाइम्स हैं जो आपके पास हार्ट अटैक के बाद जो है वो इंक्रीज़ कर जाते हैं प्लाज्मा में, और इनके डिटेक्शन से आपको पता चल जाता है कि मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हुआ है, ठीक है। तो ये सेकंड क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है। तो ये आपको कहाँ मिल सकते हैं, लिपन कोड चैप्टर, लिपन कोड में पेज 66 एंजाइम्स वाला जो चैप्टर है, चैप्टर 5, वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। और पेज नंबर 116 पे सत्या में बाकायदा टेबल बना हुआ है जिसमें मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में कौन कौन से एंजाइम्स आते हैं, तो ये सब लिखा हुआ है।
तो नेक्स्ट कौन सा है? लिपिड्स में से हमारे पास कैसे क्वेश्चन आ सकता है? ये क्लिनिकल है, ये देखें। अ प्री टर्म इन्फेंट, ठीक है, प्री टर्म बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, यानी कि ये बेबी डिलीवर हुआ है बिफोर 7 मंथ्स, ठीक है। नॉर्मल प्रेगनेंसी ड्यूरेशन थी 9 मंथ और इस बेबी की डिलीवरी हुई है 7 मंथ्स या उससे पहले, ठीक है। आफ्टर बर्थ इमेजिंग कैरिंग आउट आईसीयू शॉर्ट ग्राउंड ग्लास ओपेसिटी पोस्टमार्टम सर्जरी बिल्ड कोलैप्स्ड इन अनइन्फ्लेटेड लंग्स, ठीक है। आपने जब भी कोई क्लिनिकल सॉल्व करना हो ना, उसमें से जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं ना, की वर्ड्स, उन्हें अंडरलाइन कर लिया करें, बाकी की जो थ्योरी होती है वो आपके काम की नहीं होती। देखें, अब ये पूरा क्लिनिकल पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको सिर्फ 2 वर्ड देखने हैं। एक तो वो 7 मंथ से पहले पैदा हो गया, दूसरा कोलैप्स्ड और अनइन्फ्लेटेड लंग्स है। तो कौन सा लिपिड जो है वो क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि कौन सा लिपिड जो है उसमें डेफिशिएंट हो सकता है। तो होता ये है, ये आंसर है सरफेक्टेंट इसका, ठीक है। सरफेक्टेंट जो है वो बेबी में नहीं है। तो इसमें ये होता है कि जब नॉर्मली हमारी जो एल्वेलाई है ना, ये आपस में जुड़ जाती हैं, ठीक है। तो इनको ये जब हम एक्सपिरेशन इंस्पिरेशन करें, ये आपस में जुड़े ना, तो इधर होता है सरफेक्टेंट हमारी बॉडी में, एक नॉर्मल बॉडी में। लेकिन जब बिफोर 7 मंथ्स डिलीवरी होगी तो उसमें क्या होगा कि सरफेक्टेंट जो नॉर्मली प्रोड्यूस हो रहा था बॉडी में, ठीक है, होना था अभी, जो 36 वीक्स तक इसकी इनफ जो है वो सप्लाई आ जाती है, यानी कि 8 मंथ्स एटलीस्ट चाहिए थे, तो वो नहीं बन पाता सरफेक्टेंट इनफ। तो जब आफ्टर मतलब बर्थ जो है वो आप देखोगे कि उसमें रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम होगा, वो ठीक से बच्चा सांस नहीं ले पाएगा, ठीक है। रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, ठीक है। तो ये डिजीज़ है इस बच्चे को, और पोस्टमार्टम ऑटोप्सी आपको रिवील कर रही है कि कोलैप्स्ड इन्फ्लेटेड लंग्स है, ठीक है। तो जाहिर है सरफेक्टेड नहीं था, तो आपके लंग्स ही इन्फ्लेट नहीं हुए। और जो फॉस्फोलिपिड का नाम है वो है डायपाल्मिटोइल एसिथिन, ठीक है। सरफेक्टेंट में ये फॉस्फोलिपिड होता है आपके पास, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। सरफेक्टेंट आप मत लिखिएगा, या लिखना है तो आपका आंसर जो है, उन्होंने फॉस्फोलिपिड पूछा था कौन सा है, तो वो आंसर आपका ये वाला है, ठीक है। और डायग्नोस डिजीज़ का नाम क्या है, तो रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, ठीक है। आगे आ जाएं। ये भी आई गेस हार्पर का चैप्टर 21 है, लिपिड केमिस्ट्री, ठीक है, वहाँ पे लिखा हुआ है। और इसके अलावा मैंने इस पे जो वीडियो अपलोड की थी लर्निंग स्ट्रक्चर्स के नाम से, ठीक है, ये वीडियो का नाम है, तो उसमें भी आपको ये जो है वो एक्सप्लेन किया था कि डायपाल्मिटाइल लिसिथिन जो है वो रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम के लिए। ओके, विच फॉस्फोलिपिड हेल्प इन सिग्नल ट्रांसडक्शन, ये भी क्वेश्चन आता होता है, ठीक है। तो इसमें आपको पता है फॉस्फेटिडाइल इनोसिटोल है, तो इस वीडियो में मैंने ये भी एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। तो आपके पास मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि आपको मूव ना करना पड़े, कर लें तो अच्छी बात है। ये मैंने एक्सप्लेन किया था तब कि लाइगेंड बाइंड करता है जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर से, ठीक है। फॉस्फेटिडाइल इनोसिटोल, ये पूरा पाथवे मैंने तब एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। तो फॉस्फेटिडाइल इनोसिटोल जो है ये वो फॉस्फोलिपिड है जो सिग्नल ट्रांसडक्शन में हेल्प करती है, और एंड पे आपके पास जो टारगेट है वो आ रहा होता है, ठीक है। तो चलें, नेक्स्ट क्लिनिकल लिपिड में से क्या है, प्रोटीन एंजाइम्स हम कर चुके हैं, और लिपिड पे हम हैं अभी। तो लिपिड में से इसको देख लें अच्छे से। अ 44-year-old मैन प्रेजेंटेड विद इची ड्राई थिक एंड स्केलिंग स्किन, इची ड्राई थिक एंड स्केलिंग स्किन ऑन एब्डोमेन बैक आर्म्स एंड लेग्स, ठीक है। ऑन हिस्ट्री टेकिंग, ठीक है, इट वॉज रिवील्ड दैट ही वॉज ऑन फैट फ्री डाइट फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years इन ऑर्डर टू लूज वेट, ठीक है। अब ये बहुत बड़ा मसला है। अब जो डाइटिंग करते हैं, ठीक है, अब उसका ये मतलब नहीं होता कि वो बिल्कुल ही लिपिड्स को छोड़ दें, ठीक है। इससे और उनमें डिजीज बॉडी में डेवलप हो जाती हैं। सिर्फ एक बैलेंस डाइट जो है ना वो बॉडी में रखनी होती है। तो अब अगर देखें इची, ये इची ड्राई थिक एंड स्केलिंग स्किन है उसमें, ठीक है, एब्डोमेन में, बैक में, आर्म्स और लेग्स में, ये डेफिनेटली शो कर रही है कि उस बंदे को फ्राइनोडर्मा हुआ है, ठीक है। ये फ्राइनोडर्मा के क्लिनिकल साइंस हैं। और इस डिज़ीज़ के इसमें क्या होता है कि जब आप बिल्कुल फ़ैट फ्री डाइट मतलब खा रहे हो ना, आपने बिल्कुल भी कोई फ़ैट नहीं लिया, तो एसेंशियल फैटी एसिड्स जो है ना बॉडी में, एसेंशियल फैटी एसिड जो आपकी बॉडी नहीं बना सकती, जो आपको बाहर से देने थे, वो कम हो जाते हैं, और ये बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे। तो ये सारे क्लिनिकल साइंस जो है आपके पास अपेयर होते हैं। और वो एसेंशियल फैटी एसिड्स कौन कौन से हैं, लिनोलैनिक एसिड, लिनोलीक एसिड, एराकिडोनिक एसिड, ठीक है। तो ये आपको डाइट से लेने होते हैं। फिश ऑयल्स बहुत अच्छे होते हैं। पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स ये जो हैं ये भी बहुत अच्छे होते हैं, ये आपको डाइट से लेने होते हैं। आप सेचुरेटेड फैटी एसिड ना लो, घी का इस्तेमाल ना करो, लेकिन अनसेचुरेटेड फैटी एसिड जो है वो मतलब एक नॉर्मल क्वांटिटी में होने चाहिए। ज़्यादा होंगे तो भी ये कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, लेकिन एक प्रॉपर अमाउंट इनकी ज़रूर चाहिए होती है। इसके लिए आप सत्या जो है उसका पेज नंबर 32 देख सकते हैं, वहाँ पे इसी डिजीज़ को जो है वो एक्सप्लेन किया हुआ है, एसेंशियल फैटी एसिड और फ्राइनोडर्मा को।
कार्ब्स कार्ब्स में से कैसे क्वेश्चन आते हैं? कार्ब्स में से बेसिकली ना क्लिनिकल्स नहीं आते, इसमें से क्वेश्चन आता है जैसे डिफाइन होमोपोलिसेकेराइड, ठीक है? तो आप होमोपोलिसेकेराइड लिख दो, आइसोमरिज्म लिख दो, एंटिओमर, और ये मतलब इसमें कोई ऐसी क्लिनिकल टाइप चीज़ नहीं आती कि जिसको आपको सोचना पड़े। बिल्कुल जैसे एफएससी में क्वेश्चन करते थे व्हाट इज़ टाइप, इस तरह के होते हैं मोस्टली, कम होता है क्लिनिकल इसमें आना। मिनरल्स में से जो क्लिनिकल्स आते हैं, इसमें से कुछ मैंने कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम की वीडियो अपलोड की थी, उसमें कुछ क्लिनिकल्स डिस्कस किए थे, और ये वाला क्लिनिकल बहुत अच्छे से मैंने कैल्शियम में डिस्कस किया हुआ है। अभी हम दोबारा देख लेते हैं। A 22-year-old female is hospitalized after a car accident. She sustained a hip fracture, fracture of several ribs, a blunt abdominal injury. ठीक है, तो अब हुआ क्या है कि 22-year-old फीमेल थी, उसका कार एक्सीडेंट हुआ, उसका हिप फ्रैक्चर हो गया, सेवरल रिब्स फ्रैक्चर हो गए, ब्लंट एब्डोमिनल इंजरी हुई है। लेप्टोटॉमी की है आपने जब उसकी, ठीक है, एब्डोमेन को कट करके देखा तो आपको पता चला कि लिवर लेसरेशन भी हो चुकी है, और अब उसकी एब्डोमिनल कैविटी में हीमोपेरिटोमियम जो है, ब्लड बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है। अब पेशेंट को जो है ना, जब उन्होंने डॉक्टर्स को पता चला ब्लड बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है, तो डॉक्टर्स ने क्या किया कि उसे ईडीटीए कंटेनिंग ब्लड दिया। फिर उसके बाद कुछ देर बाद उन्होंने देखा तो पता चला कि उसमें टिंगलिंग सेंसेशन हो रही है उसके टॉज में, फिंगर्स में, ठीक है। हाइपर एक्टिव डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस, ये सारे बता रहे हैं कि कैल्शियम डेफिशिएंसी हुई है, ठीक है, टेटनी की तरफ जा रहा है, ठीक है। हाइपर एक्टिव डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस हो रहे हैं, कार्पोपीडल स्पाज्म हो रहा है, ठीक है, आप उसके पाँव में, टांगों में, ठीक है। इनवॉलेंट्री जो है कॉन्ट्रैक्शंस और टैपिंग ऑफ फेशियल नर्व जो है ये हो रही है ट्रैगस में। इसको इसलिए एक्सप्लेन नहीं कर पा रही, शायद किया भी है मैंने, लेकिन आपको ना ये बहुत ज़्यादा डिटेल है, इसमें मैंने काफ़ी लंबा किया था, वीडियो लंबी हो जाएगी। तो आप मिनरल्स, कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम विद क्लिनिकल्स पार्ट 1, उस वीडियो में मैंने इसी क्लिनिकल को एक्सप्लेन किया हुआ। आप थोड़ा सा आगे करके देख लेंगे ना तो आपको ये क्लिनिकल आ जाएगा। तो इसमें ये सब कुछ जो है ना एक्सप्लेन कर रहा है, जो आंसर लाई करता है ना वो, एक तो ये कैल्शियम डेफिशिएंसी सिम्टम्स टेटनी वाले भी आ रहे हैं, एक तो ये बात होगी, दूसरा जो आपका पॉइंट है वो आपने ईडीटीए की तरफ देखना है। उसमें मैंने आपको बताया था कि ईडीटीए जो है ये कैल्शियम को चिलेट करता है, ठीक है। तो ये जब आप बॉडी में डालेंगे ना तो ये कैल्शियम को जो है वो कम कर देगा बॉडी में, तो इसकी वजह से भी कैल्शियम की कमी होगी और ये सारे सिम्टम्स अपेयर हुए हैं। तो ये क्लिनिकल आपका शो करता है कि कैल्शियम डेफिशिएंसी और टेटनी, ठीक है। तो ये मिनरल का जब आपको नाम पूछेंगे विच मिनरल डेफिशिएंसी इज इन द पेशेंट, तो वो कैल्शियम डेफिशिएंसी है। नेक्स्ट आ जाए, नेक्स्ट कौन सा मिनरल है? अब हम मिनरल्स पे आ चुके हैं। तो मिनरल्स में आप देखें, अ लेडी विद 6 चिल्ड्रन प्रेजेंटेड विद जनरलाइज्ड वीकनेस एंड इजी फ्रेजिबिलिटी ऑन एग्जामिनेशन, शी हैज स्पून शेप्ड नेल्स, इन्फ्लेम्ड टंग, ठीक है, एंड पेलर। तो ये सब चीज़ें क्या शो कर रही हैं? एक तो उसके 6 चिल्ड्रन है, आपको पता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आयरन लॉस जो है वो ज़्यादा होता है, एक तो ये चीज़ हो गई, ठीक है। और इसके अलावा आपने देख लिया जब आयरन की कमी होती है बॉडी में तो नेल्स स्पून शेप्ड हो जाते हैं और पेलर आ जाता है बॉडी में, ठीक है। और हीमोग्लोबिन जो है, आगे देखें, हर लैब रिपोर्ट शो हीमोग्लोबिन 8 ग्राम पर डेसीलीटर, यानी कि नॉर्मल से बहुत कम है। तो इसमें एचबी भी कम है क्योंकि आयरन कम है बॉडी में। माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक रेड ब्लड सेल, ठीक है। तो माइक्रोसिटिक छोटे छोटे रेड ब्लड सेल बनते हैं, तो ये डेफिनेटली हर चीज़ ही आपको बता रही है कि आयरन की डेफिशिएंसी हुई है बॉडी में। न्यूट्रिशन में से आपको कैसा क्लिनिकल आ सकता है? मिनरल्स हम कर चुके हैं, अब न्यूट्रिशन पे मूव करते हैं। न्यूट्रिशन में आपको आ सकते हैं जैसे डिफाइन द टर्म प्रोटीन, डाइजेस्टिबिलिटी, करेक्टेड अमीनो एसिड्स, स्कोर। तो न्यूट्रिशन में से भी जैसे मैंने आपको बताया कि न्यूट्रिशन में से मतलब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ये कई का ही पास्ट पेपर क्वेश्चन है। तो इसमें आप लिपन कोड का पेज नंबर 367 अबव एक लाइन्स और साथ में जो फिगर है 27.19 वो देख सकते हैं। और न्यूट्रिशन में से ज़्यादा नहीं आते हैं, ज़्यादातर आपको जो क्लिनिकल आते हैं वो वाइटामिन्स में से, मिनरल्स में से, प्रोटीन्स, एंजाइम्स, ठीक है। और लिपिड्स में से भी जो 2 क्लिनिकल, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम और फ्राइनोडर्मा टॉर्ट वाला मैं आपको बता चुकी हूँ। चलें अब हम देख लेते हैं वाइटामिन्स में से क्या आता है। वाइटामिन्स में आप देखें, ये फर्स्ट क्लिनिकल हमारा कौन सा है? अ प्रिजनर अरेस्टेड इन डार्क रूम ऑफ जेल प्रेजेंटेड विद फ्रैक्चर ऑफ शाफ्ट ऑफ फीमर विदाउट ट्रॉमा। एक कैदी था, उसे आपने रखा हुआ था कैद में रखा हुआ था, वहाँ पे लाइट नहीं थी, अंधेरे में रखा हुआ है और उसकी जो फीमर की शाफ्ट है वो टूट गई है, कोई ट्रॉमा नहीं हुआ, कोई चोट नहीं लगी, ऐसे ही टूट गई है। ही हैड कंप्लेन्स ऑफ सीवियर मस्कुलर वीकनेस, उसको मसला है कि उसके मसल में बहुत पेन होती है, बोन पेन होती है। सीरम कैल्शियम लेवल वाज लो, ठीक है। अब आपने सोचना है कि कौन सा वाइटामिन है जो लाइट नहीं होगी तो कम हो जाएगा, और कौन सा विटामिन है जो कैल्शियम को कम करेगा, कौन सा विटामिन है जो बोन्स मसल्स को वीक करेगा, जो बोन पेन करवाएगा, कौन सा विटामिन है जिसकी वजह से बोन्स इतनी वीक हो जाएंगी कि उनका फ्रैक्चर हो जाएगा, ठीक है। और आगे देखें, पीटीएच एंड अल्कलाइन फॉस्फेटेज वर रेज्ड, बोन डेंसिटोमेट्री एंड एक्सरे शोड डिक्रीज बोन डेंसिटी। तो ऑफ कोर्स आपके माइंड में आ चुका होगा कि ये विटामिन डी है जिसके लिए सनलाइट की ज़रूरत होती है, और जो कैल्शियम जो है और बोन्स इन सब से इसका रिलेशन है। तो ये जो कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम की जो
मैंने वीडियो अपलोड की थी, उसमें भी आपको समझ आ जाएगा कि कैल्शियम का हार्मोनल रिलेशन क्या होता है। जब बॉडी में कैल्शियम कम होता है ना, विटामिन डी नहीं है, ये कैल्शियम को जो है वो अप कर इसने इंक्रीज करना था बॉडी में, तो विटामिन डी नहीं है, कैल्शियम बॉडी में कम हो गया। जब कैल्शियम बॉडी में कम होता है ना, तो हमारी पैराथायरॉयड हार्मोन जो है वो पीटीएच रिलीज करवाता है। ये पीटीएच जब आता है ना, तो ये बोन जो है आपकी बोन से, सॉरी मेरी गंदी बोन, बोन से जो है वो ब्लड में कैल्शियम आ जाएगा, ठीक है, बोन से कैल्शियम निकाल देगा, ठीक है, तो ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है। इस वजह से आपकी बोन्स वीक हो जाती हैं और जो सारी कंडीशंस हैं ये डेवलप होती हैं आपके पास। अगर आपने डिटेल से देखना है पीटीएच, कैल्सिटोनिन, कैल्सिट्रायोल, विटामिन डी और कैल्शियम का क्या रिलेशन होता है, तो ये बहुत लंबी एक्सप्लेनेशन, और वो ईडीटीए वाला क्लिनिकल जो है वो कैल्शियम फॉस्फोरस मैग्नीशियम मैंने पहले डिस्कस किया था और यहाँ पे भी कर दिया है, ठीक है, तो आगे आ जाए। अस्वेरली नेक्स्ट क्लिनिकल है हमारा। अस्वेरली माल नरिश्ड ओल्ड वुमेन इज ब्राउट टू द हॉस्पिटल विद कंप्लेंट रिकरिंग लूज स्टूल्स ओवर द लास्ट 1 month। शी इज डिसोरिएंटेड, हर स्किन इन्फ्लेक्टेड विद रेड स्पॉट। ये भला कौन सी डिजीज़ है? 3D, 3D ढूंढने हैं आपने इसमें। लूज टूल्स क्या बता रहे हैं? डायरिया हुआ है, ठीक है, और हर स्किन इज फ्लेकी विद रेड सॉर्स। रेड सॉर्स बता रहे हैं कि उसकी जो डर्माटाइटिस भी हो गया है, ठीक है, तो ये सारी कंडीशंस जो है ना वो इस तरफ शो कर रही हैं कि पलैग्रा हो गया है और नियासिन डेफिशिएंसी है, नियासिन डेफिशिएंसी, ठीक है। लिपनकॉट में आप नियासिन को भी देखोगे तो वहाँ पे आपको प्लेग्रा भी मिल जाएगा और सेम कंडीशंस आपको मिल जाएंगी कि डायरिया होगा, ठीक है, और इसे 3D डिजीज़ भी कहते हैं, ठीक है, डायरिया, डर्माटाइटिस, डिमेंशिया, आई गेस। नेक्स्ट है 45 year old क्लिनिकल कौन सा आ सकता है? 45 year old मैन comes to the physician for evaluation of chronic diarrhea. He has lost almost 7 kg over the past year, ठीक है, he has no blood in stool, a 24-hour stool collection shows fecal fat content 10 gram per day, नॉर्मल, ठीक है, 6 था लेकिन उसमें ज़्यादा आ रहा है फैट। he had difficulty in night vision। ये जो वर्ड है ना इसको एक की बना लें। जब नाइट विजन में डिफ़िकल्टी का वर्ड आ गया ना और वो पूछ लें कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी है, तो आंखें बंद करके विटामिन ए लिख देना, ठीक है, तो विटामिन ए की डेफिशिएंसी होगी तो नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगी। विटामिन ए का जो है जो रोल है, जितना भी आपने अगर पूछना है, ज़ाहिर है नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा, तो विटामिन ए लिपनकोट से एक बार देख लीजिएगा, उधर आपको सारा रोल जो है विटामिन ए का, ठीक है, सारा जो साइकिल है वीएन साइकिल वो आप हो सके अगर अच्छा हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन इनका यही होता है कि विटामिन उसका साइकिल बताएं वो कैसे रोल प्ले करता है नाइट विजन में, तो वो साइकिल आपने लिखना होता है, ठीक है जी। और कौन सा क्लिनिकल आ सकता है? विच वाइटामिन इज गिवन विद आयरन फॉर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। अच्छा, होता यह है कि अगर आप पेशेंट को डायग्नोज कर लीजिए आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो गया पेशेंट को, तो डॉक्टर्स उससे कहते हैं कि आप जो खट्टी चीज़ें जैसे लीमू, ठीक है, इस तरह की चीज़ें जो है ना वो भी लो। क्वेश्चन इज़ वाई, तो वो इसलिए क्योंकि जैसे इनमें होते हैं विटामिन सी, हमारी जो बॉडी है ना उस वो एक्सेप्ट करती है कि जो आयरन है ना वो इंटेस्टाइन ये Fe2+ फॉर्म में आए, तो फिर वो इजीली जो इंटेस्टाइन के सेल है ना वहाँ से गुजर जाता है। लेकिन अगर वो Fe3+ की फॉर्म में होगा ना तो फिर वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, तो उसके लिए एक मतलब प्रोटीन चैनल होता है, ठीक है, वो क्या करता है, विटामिन सी फेरी ऑक्सीडेज, ये क्या करता है, फेरी रिडक्टेज, ठीक है, फेरी रिडक्टेज, ये एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर देता है तो ये Fe3+ को कन्वर्ट करता है Fe2+ में, फिर वो इंटेस्टाइन के सेल इस Fe2+ को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। जो एनिमल सोर्सेज होते हैं उसमें तो हीमोग्लोबिन आएगा वो फेरस फॉर्म में ही होता है, जो प्लांट सोर्सेज से आयरन आता है वो Fe3+ फॉर्म में होता है। इसलिए जब आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया डायग्नोज होता है तो फिर उनको विटामिन सी जो है ये भी कहा जाता है कि ये भी साथ लें, तो ये भी एक पूछा जाता है। अच्छा जी, सेल में से किस तरह से क्वेश्चन आ सकता है? सेल्स में से एक रिपीटेडली आस्क्ड क्वेश्चन जो है जो मैंने देखा है पास्ट पेपर्स में, वो गिब्स डोनर इक्विलिब्रियम बहुत पूछ रहे हैं, इसको अच्छे से कीजिएगा। और इसके लिए अगर मैं कोई वीडियो रेफर करूँ तो वो माइडिकोसिस परफेक्शन एनालिसिस की वीडियो है जहाँ से बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, तो आप लोग भी इसको देख लीजिएगा ताकि ये वाला क्वेश्चन जो है वो क्लियर कर लें। और न्यूक्लिक एसिड में से किस तरह के क्वेश्चन आते हैं? न्यूक्लिक एसिड में से इजी क्वेश्चन आते हैं, इसमें कोई इतना मुश्किल नहीं आता कि कोई क्लिनिकल आए। इसमें जैसे स्ट्रक्चर आ जाएगा किसी न्यूक्लियोटाइड का, किसी न्यूक्लियोटाइड के फंक्शन आ जाएंगे, जैसे साइक्लिक एएमपी के फंक्शन बताओ, जीटीपी के फंक्शन बताओ, इस तरह से आ जाएगा। और हाँ, अगर क्लिनिकल आया तो वो एडविन चार्गर रूल का आ सकता है, ठीक है, उसमें कि इसमें हमें इस रूल के मुताबिक पता है क्या होता है कि प्यूरीन जो है वो इनका सम इक्वल होता है पायरिमिडीन के सम के। प्यूरीन इक्वल होते हैं एडिनिन प्लस
ग्वानिन, और पायरिमिडीन इक्वल होते हैं साइटोसिन प्लस थायमिन। और आपको पता है एडेनिन जो है ये बॉन्ड बनाता है थायमिन के साथ 2, साइटोसिन बॉन्ड बनाता है ग्वानिन के साथ 3। ठीक है, तो एडेनिन की जितनी क्वांटिटी होगी डीएनए में उतनी ही थायमिन की होगी, साइटोसिन की जितनी होगी उतनी ही ग्वानिन की होगी, और प्यूरिन और पायरिमिडीन इक्वल होंगे। अब वो हो सकता है आपसे ना कहें कि एडेनिन जो है वो 1 है, मैं एग्जांपल देती हूँ, साइटोसिन 2 है, थायमिन 3 है। ठीक है, अब आप बताओ कि ग्वानिन कितना होगा x, तो ये 3 और 2 5, और ये भी बराबर होना ना, तो ये 4 होगा, तो ये इक्वल हो जाएगा। तो इस तरह से क्लिनिकल दिया जाता है। इसके अलावा अगर आपकी बॉडी में डीएनए में साइटोसिन और ग्वानिन की रेशियो ज़्यादा होना, मतलब इनकी रेशियो ज़्यादा, तो इसका मतलब ये होता है कि उसका जो मेल्टिंग टेम्परेचर है ना वो डीएनए का ज़्यादा होगा, क्योंकि इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो ये क्लिनिकल आ जाता है। चलें जी, बेस्ट ऑफ लक। आई होप कि आपको एक जनरल आइडिया हो गया हो कि प्रोफ में क्लिनिकल्स या क्वेश्चंस कैसे आते हैं बायोकेमिस्ट्री के। ओके, बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।